in the last class, what we had done is Delhi Sultanate, right? And उसमें we had seen the various dynasties starting from slaves and the Khiljis and the Tughlaqs and the Sayyids and the Lodhis. ठीक है, उसका हमने टोटल देख लिया था. आई टोल्ड यू कि एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल्स नहीं है उसके रिगार्डिंग, इसलिए आई गेव यू सर्टेन आइडिया ऑफ क्रोनोलॉजी प्लस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. ठीक है, यही मोर और लेस द सेम थिंग कंटिन्यूज विद मुगल टाइम्स एज वेल, राइट. उसमें भी देर इज नॉट मच ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनसीईआरटी, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, स्पेशली इन द सेवेंथ एनसीईआरटी. एंड दैट इज वाई मच लाइक द दिल्ली सल्तनत, हाउ वी प्रोसीडेड फॉर दिल्ली सल्तनत चैप्टर, उसी तरीके से हम मुगल्स वाला भी कंप्लीट करेंगे, राइट. तो इन योर एनसीईआरटी, सेवेंथ एनसीईआरटी, फोर्थ चैप्टर इज मुगल्स. ठीक है, रादर देन डायरेक्टली सीइंग इट, एक बार हम पहले देखेंगे some important aspects of Mughal dynasty, right? Right. So हुआ क्या था? The last ones were the Lodhis. Lodhis में it was Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi थोड़ा सा एरोगेंट टाइप का रूलर था वहां के. उस टाइम के जो उनके गवर्नर ऑफ पंजाब थे दौलत खान लोधी लोधी, उन्होंने दे इनवाइटेड ही इनवाइटेड बाबर कि भी आप आइए. ठीक है, इन्होंने हमें परेशान कर रखा है. बाबर वॉज इनवाइटेड, बाबर केम इनटू इंडिया. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हैपेंड बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर. बाबर वन, एंड दैट फाइनली लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल डायनेस्टी. ये थी कहानी. रिगार्डिंग द मुगल डायनेस्टी, इसकी क्या लीनिएज है, ये क्या इसका ओरिजिन है, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो हम तब डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो फाइनली बाबर केम इनटू इंडिया एंड दिस वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, राइट. अब बाबर क्यों आया? ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि बाबर को कहीं से भी बुला लिया और बाबर फ्री बैठा था, नहीं, केम इनटू इंडिया. बेसिकली बाबर वाज समवेयर अराउंड अफगानिस्तान में फरगना करके जगह थी. ठीक है, वहां पर ही वॉज रूलिंग. ठीक है, एंड ही फेस सर्टन लॉसेस देयर. ठीक है, प्लस ही वॉज ऑल्सो फेसिंग अ थ्रेट बाय उज्बेक्स इन दिस रीजन इन अफगानिस्तान. ठीक है, इस कारण से, प्लस ही वॉज ऑल्सो वहां पर जो यू कैन से रिसोर्सेज थे फरगना में, दे वर नॉट एबल टू सस्टेन हिज reign over there. And in India he was seeing wealth, plus यहाँ से दौलत खान लोधी जी का इनविटेशन चला गया. he also sought an opportunity कि भाई यहाँ पे काम किया जा सकता है. ठीक है, that's why Babur came into India. And when this happened, first battle of Panipat, Ibrahim Lodi was defeated. ठीक है, and finally the Mughal dynasty was established. ठीक है, so ये है total story, right. So this was the story जिससे बाबर केम इनटू इंडिया. रिगार्डिंग बाबर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं, राइट. आफ्टर बाबर केम क्या क्या हुआ? ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज बैटल ऑफ खनवा, राइट. आई एम सेइंग दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स व्हिच यू विल फाइंड इन योर रेफरेंस सोर्स जो भी आप पढ़ेंगे. ठीक है, बट अगेन आई एम रिपीटिंग दीज आर नॉट द ओनली फैक्ट्स, राइट, कि बस यही है. ठीक है, आई एम डिस्कसिंग दिस सो दैट you can have a relatively more holistic idea when you are doing the मुगल चैप्टर. ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा मेंशन है. बैटल ऑफ खनवा वाज बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा ऑफ मेवाड़. ठीक है, जो थोड़ा स्टेट वगैरह का देखते हैं तो दिस हैपेंड इन 1527. ठीक है, बाबर का क्या टाइमलाइन था? फ्रॉम 1526 टू 1530, राइट. सो दिस वाज व्हेन बाबर वाज देयर. ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बाबर जीत जाएगा. एंड मेवाड़ में वहां पर राणा सांगा ही वाज पोजिंग अ थ्रेट टू बाबर, तो दैट्स व्हाई बाबर और उनकी लड़ाई होनी पड़ी एंड बाबर वन. ठीक है, द नेक्स्ट वन वाज बैटल ऑफ चंदेरी. इट वाज बिटवीन बाबर एंड मदीनी राय.
ये कौन थे? ही वॉज द रूलर ऑफ मालवा, ठीक है, इनके बीच में हुई, एंड अगेन बाबर वन। द नेक्स्ट वन वॉज बैटल ऑफ घाघरा। यूपीएससी इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर अब फोकस रखना शुरू हो चुका है, दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस वाज बिटवीन बाबर एंड महमूद लोदी, राइट, एंड ही हु वाज ही? ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोदी। कि ऑब्वियसली अब इब्राहिम लोदी हैड बीन रिप्लेस्ड, तो उनके जो भी क्लोजर वंस होंगे दे वुड सी एन अपॉर्चुनिटी की भी हम भी कर सकते हैं, जो बाबर कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं, तो इब्राहिम लोदी की जगह हम क्यों ना ले। तो ये सब कुछ बैटल्स हुई जिसमें बाबर वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व, ठीक। प्लस 4 साल मिले तो ज्यादा बाबर के पास टाइम नहीं था, प्लस मुगल टाइम वॉज एस्टैब्लिशिंग। तो ऐसा हम कहते हैं कि लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर में बहुत कुछ हो जाए, ऐसे कुछ हो नहीं पाए, राइट। बट व्हेन बाबर केम इनटू इंडिया, अगेन अ सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी it came into India which had not been seen after the तुगलक्स, ठीक है, उस तरीके से देखने को मिला। प्लस क्या है, हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अब सिक्योर हो गया, राइट। तुजूके बाबरी was written during his time, this was his biography, ठीक है। he introduced the चार बाग सिस्टम, मतलब that फोर डिविजन, यहाँ पर बाग 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 बाग, राइट, बीच में वाटर रन्स, ठीक है, right. So this was about Babur. The next came Humayun. Babur went in 1530. Humayun, he ruled from 1530 to 1540, right? And then from 1540 to 1555, this was the Afghan dynasty under Sher Shah Suri, which ruled. And from 1555 till 1556, Humayun again ruled. Humayun, it means fortune, but it is said that he was the most unfortunate ruler. बेसिकली जब हुमायूं आया तब वहां पर उस टाइम पर काफी दिक्कतें थी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी थी और फाइनेंशियल दिक्कतें भी चल रही थी, दैट इज, एंड ऑल दीज इश्यूज हुमायूं कुड नॉट कंसोलिडेट, मतलब इनको हुमायूं टैकल नहीं कर पाया। प्लस अ मेजर थ्रेट विच वाज पोज्ड टू हुमायूं वाज बाय शेर शाह सूरी, right? He was active in the region of Bihar during that time, right? And once हुमायूं had overpowered शेरशाह सूरी, ठीक है, बट हुमायूं ने गलती क्या करी कि शेरशाह सूरी को उस टाइम पर ही अंडर एस्टिमेटेड हिज पोटेंशियल और हिज पावर, एंड आफ्टर दैट शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं, राइट। So what was those battles? यहाँ पर नंबर वन was बैटल ऑफ चौसा, ठीक है, एंड सेकेंड वन was बैटल ऑफ बिलीग्राम, बिलीग्राम और कन्नौज, राइट। So in these battles, finally Sher Shah won, and the result was कि हुमायूं को भागना पड़ा, ठीक है, and Sher Shah became the ruler, right. Again 15, I told you 40, यहाँ तक इट वॉज द रूल ऑफ शेरशाह सूरी। उसके बाद 1 साल के लिए हुमायूं रूल, जब उसे लगा कि चलो अब मैं फाइनली रूल कर सकता हूँ, बट क्या हुआ कि ही फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, ठीक है, एंड ही डाइड, राइट। सो दिस वाज अबाउट हुमायूं। हुमायूं का एक मेजर कंट्रीब्यूशन का था अबाउट पेंटिंग्स दैट ही ब्रॉट टू पर्शियन पेंटर्स, मीर सैयद अली एंड अब्दुस समाद, राइट। याद रखना है, आता है रेफरेंस सोर्सेज में, प्लस वॉट एवर अदर डिटेल्स आर इन देयर, आर इन योर रेफरेंस सोर्स। नेक्स्ट इज शेरशाह सूरी। Although he ruled only for, let's say, 15 years, but he was one of the most ablest rulers and brought in a very perfect kind of administrative system, okay, in terms of the division of the empire, in terms of the military system, in terms of the land revenue system. तो शेरशाह सूरी का बहुत बढ़िया था सब कुछ,
right? He defeated, I told you, in the battle of Chausa as well as in the battle of Biligram, he defeated Humayun. ठीक है, he was a very tolerant ruler. Then about his administration, the administration was divided in this way: Sarkars and further Parganas, and then the village. Right? So the empire was divided in this way. The empire was divided into Sarkars, then Sarkars into Parganas, and then further into villages. Right? This was controlled by Shikdar. Right? This was controlled by Amil. Right? And further the village administration. इसके बाद जो मेजर आप देखेंगे शेरशाह का जो कंट्रीब्यूशन था, दैट वाज इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम. लैंड रेवेन्यू सिस्टम शेरशाह के टाइम पर इट इज सेट वन ऑफ द बेस्ट. ठीक है, फर्स्ट मेजरमेंट के लिए देयर वर वेरियस वेज. ठीक है, यूनिट्स वर देयर. जैसे द लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, he had various officials to take control of the land revenue system. He introduced a schedule of crop rates. He divided the land into different types called as good, middle and bad. ठीक है, ये पूछता है, ये आपसे मेंस में भी पूछ सकते हैं. नहीं, लैंड वाज measured using सिकंदरी गज. ही इंट्रोड्यूस न्यू डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, तो मेजर की भाई किसने कितना पे किया है. ठीक है, डीड ऑफ एग्रीमेंट और इन सब के रिगार्डिंग. दैट इज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम. प्लस इसका और आप अपने रेफरेंस में पढ़ेंगे. देन रिगार्डिंग द कम्युनिकेशंस as well as his infrastructure development, the major development was the Grand Trunk roads he built. ठीक है, he built the 4 important highways from Sonargaon to Sindh. The next one was Agra to Burhampur. Then from Jodhpur to Chittor. And then from Lahore to Multan. ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि यूजली हम ये सब सिर्फ ये वाला पढ़ते हैं, ऐसा नहीं था. ही बिल्ड 4 हाईवेज लाहौर टू मुल्तान. ठीक है, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मतलब इन्हीं के लिए ही हैड सराइज, रेस्ट हाउसेज एज वेल. ठीक है, एंड ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि भाई जो ट्रैवल कर रहा है उसको किसी परेशान तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लॉजिंग फैसिलिटीज वगैरह होनी चाहिए. एंड द पीपल ट्रैवलिंग शुड फील सिक्योर कि भाई जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तब हम सिक्योर फील करेंगे, एंड दैट इज हाउ योर इकोनॉमी कैन ग्रो. ठीक है, तो ये सब था द कंट्रीब्यूशन ऑफ शेरशाह सूरी. ठीक है, ही रिवाइव्ड as far as military is concerned. He revived the Chehra and Dag system in the military. This was the system of Alauddin Khilji dynasty. Right. After this, एक साल के लिए हुमायूं आता है, but हुमायूं goes away, and the next one to come was the most important emperor of the Mughal dynasty, Akbar. इनका reign है 1556 to 1605. राइट, तो याद रखना 561 ये डिजिट्स हैं जिसके आसपास हुमायूं का रेन है. 50 अकबर का रेन है. ठीक है, 1556 टू 1605. जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि इंपॉर्टेंट रूलर्स के आपको इन दिल्ली सल्तनत, आपको उनकी रेन पता होनी चाहिए, क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, टाइमलाइन पता होनी चाहिए. इन द सिमिलर वे आपको जो मुगल डायनेस्टी है उनके मेजर मतलब फ्रॉम बाबर टिल औरंगजेब एंड देन अ रफ आइडिया ऑफ द लेटर मुगल्स आपको होना चाहिए. राइट. ठीक है, अकबर बहुत छोटे थे व्हेन ही केम. हिज रीजेंट वाज बैरम खान. बैरम खान को ही यूज्ड टू होल्ड इन वेरी हाई एस्टीम. ही मेड हिम वजीर एज वेल. ठीक है, बट क्या हुआ, बैरम खान देन अकबर फेल्ट कि भाई ये तो बहुत ज्यादा ही हैज स्टार्टेड टू डोमिनेट एंड एवरीथिंग. तो फिर फाइनली बैरम खान को साइड कर दिया जाता है. राइट.
Bairam Khan was his regent, and you can say on behalf of Akbar, he was the one who participated in the second battle of Panipat, okay, which was fought between. So it was fought between Mughals, that is Akbar, and Hemu. Hemu कौन था? Basically, he was the person who was fighting on the behalf of Bengal ruler. Right? He was the Wazir of the Bengal ruler. Right? वजीर मतलब आप मान लो कि जो लेफ्ट हैंड कहते हैं ना, उस टाइप की ये पोस्ट होती थी कि ही वुड बी द नेक्स्ट क्लोजेस्ट पर्सन टू द emperor, right? He would be handling all the administration, he would be having all sorts of controls on finance and everything. But क्या हुआ आफ्टर बैरम खान एपिसोड ना, वजीर की पावर को अकबर ने कोशिश किया कि कम किया जाए, एंड देयरफॉर ही टुक अवे सम मेजर फाइनेंशियल पावर्स फ्रॉम द वजीर, राइट? कि फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं रहेगा वजीर टू द एम्परर, ठीक है? अकबर ने ये पावर्स ले ली वजीर से, ठीक है? तो आप लेट से यूपीएससी में आपको एक स्टेटमेंट आ जाए कि अकबर reduced the powers of wazir and tried to bring in a system of checks and balances, right? So that would be a right statement, ठीक है? सो ये हुआ बैरम खान वाला एपिसोड खत्म। फर्दर ऑन अकबर हैड द हिस्ट्री ऑफ एक्सपैंडिंग द मुगल एम्पायर टू द ईस्ट, टू द नॉर्थ, टू द वेस्ट, टू द साउथ। हर जगह उन्होंने एक्सपैंड किया, ठीक है? सो ग्वालियर, गोंडवाना, मालवा, ठीक है? देन फर्दर साउथ, देन फर्दर टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ठीक है? फर्दर टूवर्ड ईस्ट, बंगाल, ठीक है? यहाँ सब जगह अकबर ने एक्सपैंड किया। जब हम बंगाल की बात कर रहे थे इन द लास्ट क्लास, आई टोल्ड यू कि बंगाल की हिस्ट्री ऐसे रहती है कि कोई आएगा फिर चला जाएगा, वहां पर फिर इंडिपेंडेंट रूल हो जाएगा, फाइनली अकबर मेड इट अ पार्ट ऑफ हिज एम्पायर, राइट? एंड देन उसके बाद भी चलता ही रहता है बंगाल का, प्लस ये जो दूर वाली लोकेशन थी इनका चलता ही रहेगा हमेशा, राइट? आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, किस किस टाइम पे, मतलब कौन से साल में अप्रोक्सीमेटली इनका कॉन्क्वेस्ट अकबर के द्वारा किया गया, ये डिटेल्स आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि यूपीएससी ये पूछ सकता है, ठीक है? सो फॉर नाउ, मतलब अर्लियर व्हेन वी यूज्ड टू रीड अकबर, आवर फोकस वाज मोर ऑन कि ठीक है अकबर की रिलीजियस पॉलिसी क्या रही, अकबर की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या रही। द फोकस वाज नॉट मोर ऑन द पॉलिटिकल एक्सपेंशन ऑफ अकबर, ठीक है? या फिर अकबर ने कहाँ कहाँ कॉन्क्वेस्ट किया। बट नाउ आवर फोकस नीड्स टू बी ऑल्सो पुट इन ऑन दीज थिंग्स, राइट? ठीक है ना? सो दिस वाज द थिंग। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर वाज कॉन्क्वेस्ट ऑफ राजपूत्स इन राजस्थान, राइट? ऑब्वियसली हमें पता है कि अकबर हैड अ वेरी टॉलरेंट एंड अ वेरी अकोमोडेटिव पॉलिसी टुवर्ड्स द राजपूत्स, ठीक है? बेसिकली उसका इन्फ्लुएंस इस कारण से भी था क्योंकि अकबर वाज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिबरल आइडियाज ऑफ सूफिज्म, ठीक है? प्लस अकबर आल्सो फेल्ट कि इफ आई हैड टू रूल एज द एम्पायर, एज द एम्परर ऑफ एन एम्पायर which which spans throughout India, ठीक है? I cannot rule it in the way कि भाई सबके ऊपर कॉन्क्वेस्ट कर लो। Therefore he was very you can say diplomatic, plus he was very strategic in this aspect कि भाई इनको तो अपने साथ रखना ही पड़े, राइट? उस टाइप की चीज थी। एंड देयरफॉर द मोमेंट ही फेल्ट कि भाई ये वाला रूलर अब मेरे अंडर आ चुका है, ही ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, ठीक है? मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी होते थे, ही ऑफर्ड देम वेरी हाई पोजीशंस इन द मुगल नोबिलिटी, राइट? देन द फेमस बैटल with respect to राजपूत जो डिस्कशन में आती है, दैट इज द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। दिस वाज बिटवीन अकबर एंड राणा सांगा, सॉरी राणा प्रताप सिंह, राइट? तो इनके बीच में थी ये, वेयर इन ही वाज डिफीटेड एंड अकबर वाज लेड बाय मान सिंह, ठीक है? मतलब मुगल आर्मी वाज लेड बाय मान सिंह, ठीक है? सो दिस वाज द बैटल ऑफ हल्दीघाटी, यहाँ पर खत्म हो जाता है। उसके बाद द वेरियस रणथंबोर, चित्तौर, इन सब के ऊपर अकबर अकबर मुगल कंट्रोल हो जाता है। एंड हाउ ही ट्रीट्स देम, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। ही ट्रीट्स देम विद रिस्पेक्ट,
ठीक है, देयर वाज नो हॉस्टिलिटी, ही अबॉलिश्ड द पिलग्रिम टैक्स, he also abolished the jizya, and he also prohibited forceful conversion. प्लस ही ऑल्सो सेट कि भाई आपको अपने भगवान की पूजा करनी है तो आप करिए, यू विल नॉट बी फोर्स्ड टू कन्वर्ट टू इस्लाम और प्रोफेस इस्लाम और प्रैक्टिस इस्लाम। ठीक है, देन फर्दर ऑन ही कॉन्क्वेस्ट वर इन गुजरात, बिहार एंड बंगाल। Bengal finally became a सूबा अंडर मुगल मुगल राइट, मुगल एम्पायर। ठीक है, देन अगेन इनका केस चलता रहता है, कभी ये इंडिपेंडेंट होगा कभी वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बट दैट मच ऑफ इज अ थिंग फॉर योर रेफरेंस सोर्स। ठीक है, एक चीज आप याद रखना कि जब इनके ऊपर कॉन्क्वेस्ट किया अकबर ने, ठीक है, खासकर बिहार और बंगाल पे, ये फिर से इन्होंने रिवोल्ट किया। ठीक है, जब रिवोल्ट किया तो अकबर ने वहां पर राजा टोडरमल को भेजा, द वन हु इज एसोसिएटेड विद लैंड रेवेन्यू सिस्टम इज वेल, राइट, इनको भेजा प्लस एक दो और थे। ठीक है, एंड दे वर इंस्ट्रूमेंटल इन कर्बिंग दोज रिबेलियंस। एंड जब वो रिबेलियन कर्ब हो गया एंड व्हेन इट अगेन मुगल कंट्रोल बिकेम फर्मली स्टैब्लिश्ड, इससे एसोसिएटेड एक इंपॉर्टेंट इवेंट है दैट अकबर क्राउंड हिज सक्सेस, यानी कि अकबर क्राउंड दिस सक्सेस ऑफ अगेन गेटिंग कंट्रोल ओवर बिहार एंड बंगाल बाय मार्चिंग टू काबुल। दिस was the first time any Indian ruler had entered काबुल, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट not associated with Bengal, but another important development, it is said कि भी अकबर जहां पर इंस्ट्रूमेंटल था, that was the consolidation of northwest and fixing a frontier of Mughal empire, राइट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से अब थ्रेट कम हो गया या ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ठीक है, then again he proceeds toward Deccan and all those things. ठीक है, as far as architecture is concerned, his major contributions are Fatehpur Sikri, ठीक है, विच वाज अ पैलेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सिटी ऑफ विक्ट्री जिसको कहते हैं, नियर आगरा। यहाँ पर अलग अलग मॉन्यूमेंट्स बनाई गई थी, पैलेस कम फोर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वेरियस गुजराती एंड बंगाली स्टाइल्स वर इनकलकेटेड, जैसे बुलंद दरवाजा, इट वाज क्रिएटेड टू कमेमोरेट द विक्ट्री ओवर गुजरात, राइट, प्लस और अलग जोधबाई पैलेस, ठीक है, और पंचमहल, ये सब बनाए गए थे इन द फतेहपुर सीकरी। इट इज अ पैलेस कम फोर्ट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स है, राइट। देन मंदिरों वगैरह के लिए भी अकबर हैड कंट्रीब्यूटेड। ठीक है, दिस यू हैव टू सी। ठीक है, तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई उसके बाद कौन आया, जहांगीर, राइट। जहांगीर के रिगार्डिंग हमें पता है कि अकबर को सक्सीड किया जहांगीर ने, एंड जहांगीर के टाइम पर अ मेजर इन्फ्लुएंस जिसका था दैट वाज ऑफ उनकी जो वाइफ थी मेहरुनिसा। ठीक है, उनकी वाइफ का मेजर इन्फ्लुएंस। ठीक है, एज फार एज जहांगीर कंसर्न, पॉलिटिकली हम ज्यादा इनको नहीं देखते हैं, व्हाट वी सी इज इनका जो पेंटिंग्स में कंट्रीब्यूशन था, इनका जो आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूशन था। पोस्ट जहांगीर इट वाज शाहजहां, राइट। शाहजहां इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन आर्किटेक्चर, he is also known for his Deccan policy, राइट। सक्सेसफुली शाहजहां ने डेक्कन में काफी कॉन्क्वेस्ट की थी, तो शाहजहां इज नोन फॉर दिस। ठीक है, देन शाहजहां के जो फर्दर सन्स थे, ठीक है, आर्किटेक्चर वाइज हमें पता है कि पितृदुरा एंड ऑल दोस थिंग, ठीक है, ताजमहल, प्लस वो सब आप पढ़ेंगे कल्चर में, राइट। शाहजहां के जो चार सन्स थे उनमें से दो मेजर, दारा शिकोह
and sorry, Dara Shikoh is one, and Aurangzeb, right? इनके बीच में मेजर बैटल्स होती है, एंड द इंपॉर्टेंट बैटल्स आर बैटल ऑफ धर्मत, right? So the important battles are battle of Dharma, and just a second, another battle is the battle of Deorai. Right. So इससे क्या फाइनल रिजल्ट ये निकलता है कि औरंगजेब वन दीज battles, and finally who succeeded Shahjahan was औरंगजेब। एंड हमें पता है औरंगजेब किस टाइप का रूलर था, कि ही वॉज लेसर टॉलरेंट रूलर देन द प्रीवियस मुगल रूलर्स, ठीक है। ही forcefully converted the temples, he ruined the temples, he converted them into mosques, he also brought in again the pilgrim tax, the jizya, and all those things, right? But as far as the capability, the ability of a ruler is concerned, so Aurangzeb was a very able ruler, he was a very simple living ruler, ठीक है ना। he had a very efficient ruler, ना उसको कोई उल्टी सीधी टेम्पटेशंस थी, ठीक है। बट अगेन उसका आउट जो रिलीजियस माइंडसेट था, दैट वाज नॉट अ वेरी टॉलरेंट वन, ठीक है। प्लस द डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, ही एक्सपैंडेड इन द डेक्कन इन द फर्स्ट 25 years of his time, he concentrated his focus on the north. Then in the later 25 years, जब मराठा किंगडम भी डेक्कन में उभर रही थी, he went into डेक्कन, मतलब मराठा किंगडम महाराष्ट्र वाले एरिया में उभर रही थी। he went into south, ठीक है। he destroyed the Deccan states, ठीक है। Marathas were moving northward, the Mughals are moving down southward, ठीक है। Deccan states got destroyed, and इससे एक रिजल्ट क्या बाहर निकल कर आया कि फाइनली जो उनके बीच में एक बफर था डेक्कन स्टेट्स का, वो खत्म हो जाता है, एंड मराठास एंड मुगल्स दे कम इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, राइट? दे कम इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। बट उस टाइम पर फिर अहमद शाह अब्दाली 1761 और ये सब बातें हमें पता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगी, एंड फाइनली इट वो चीज किसके फेवर में वर्क कर जाती है, दैट वर्क्स इन द फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स। ये जो है 18th सेंचुरी की बात चल रही है, राइट? मतलब औरंगजेब के मरने के बाद, ठीक है। तो दिस वाज द पॉलिटिकल हिस्ट्री। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखनी है, ठीक है, दैट इज कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कैसा, राइट? तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं। एज फार एज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, वन वाज द ऑब्वियसली एम्परर, ठीक है, ही वाज द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। द नेक्स्ट वन वाज वजीर, आई टोल्ड यू ही वाज द सेकंड हैंड, ठीक है। प्रिंसिपल लिंक बिटवीन एम्परर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आज के टाइम पे मान लो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, राइट, उस टाइप की बात हो रही है, ठीक है। बट अगेन आई टोल्ड यू कि एज अ पार्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम, अकबर ने वजीर की पॉलिसी को कम किया, वजीर की पावर्स को कम किया, पावर्स वर reduced, right? He was stripped off of certain financial powers, ठीक है, and he could not act as a financial advisor anymore to the द एम्पर, ठीक है। तो ये सब आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट ये पूछ सकता है कि भाई वजीर की पावर्स को अकबर एनहांस द पावर्स ऑफ वजीर, बट ये गलत है। द नेक्स्ट वाज मीर बख्शी। मीर बख्शी वाज द हेड ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, अब मनसबदारी किसको देनी है किसको नहीं देनी, ये सब मीर बख्शी का देखने का काम था। ही वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ इंटेलिजेंस, राइट। द नेक्स्ट वन वॉज मीर समन। His work was office of कारखानास, रॉयल कारखानास।
right? Then Qazi, chief Qazi, again उनका justice से relation, ठीक है. Then you had muhtasibs, right, to enforce the moral conduct. Important offices थे during the Mughal times. As far as provincial administration is concerned, at the top, मतलब empire was divided into a सूबा, various सूबाs, ठीक है, अंडर सूबेदार. सूबेदार ऐसा नहीं कि आप इसको समझो कि कोई आज का सिपाही है, राइट. ही वाज द, यू कैन से, द गवर्नर ऑफ दैट टाइम, ठीक है ना. देन फर्दर डिवीजन वाज सरकार, डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है. यहाँ पर देयर वर वेरियस फंक्शनरी लाइक फौजदार हु लुक्ड लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है. देन अमल, गुलजार, ठीक है, फॉर लैंड रेवेन्यू, right. Then further districts were divided into sub districts known as parganas, and this was under Shittar. यूपीएससी पूछ रहा है, पूछ सकता है, ठीक है. तो डू नॉट टेक इट वेरी लाइटली कि यार ये सब नहीं पूछेगा वो, राइट. यूपीएससी इज आस्किंग ऑल दोस थिंग्स. देन द नेक्स्ट फाइनल डिवीजन इज द लोएस्ट डिवीजन, विलेज अंडर अ मुकद्दम, राइट. सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, राइट. देन नेक्स्ट इज द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. फ्रॉम खिलजीज टिल, लेट्स से, सिकंदर लोदी. फिर उसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन वाज शेरशाह सूरी. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन वाज अकबर, ठीक है. अकबर अगेन फर्दर एनहांस और इम्प्रोवाइज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम. तो अलग अलग टाइप की लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स थी, जैसे वन वाज द जब्ती और बंदोबस्त सिस्टम, राइट. देन अकबर इसे अलग अलग तरीकों से इम्प्रोवाइज करता है विद द हेल्प ऑफ राजा टोडरमल, ठीक है. देन फर्दर दहसाला सिस्टम भी इंट्रोड्यूस होता है. दिस वाज फर्दर इम्प्रूव्ड बाय राजा टोडरमल. दहसाला सिस्टम यहाँ पर क्या है, प्रीवियस 10 years को भी कंसिडरेशन में लिया जाता है व्हाइल योर रेवेन्यू रेट्स वुड बी असेस्ड, ठीक है. देन फर्दर सिस्टम्स, सेपरेट असेसमेंट सर्कल्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है. इसको अब द नेम एसोसिएटेड इज बताइज, राइट, या फिर घाला बख्शी. ये बस सुने होंगे तो वहां पर याद आ जाएंगे, राइट. दैट इज, लेट्स से, दहसाला एंड बताइज आर रिलेटेड टू, ठीक है. तो इस प्लस और अलग अलग टाइप के सिस्टम, जैसे नसक, कनकुट, ठीक है. नस इसमें क्या था कि पास्ट पेमेंट्स को भी इन कंसिडरेशन लिया जाता है, राइट. सो ये दीज वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स अंडर अकबर, एंड अ मेजर फिगर एसोसिएटेड विद इट वाज राजा टोडरमल, ठीक है. एज फार एज द लैंड इज कंसिडर्ड, वहां पर अकबर का लैंड जो है चार हिस्सों में डिवाइड किया जाता है. तो वन वाज कोलाज, मतलब दिस इज अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी, क्योंकि इतना आप सही लैंड रेवेन्यू सिस्टम अगर इस्टेब्लिश करने जा रहे हो या कर रहे हो, तो यू वुड नीड टू क्लासिफाई लैंड, ठीक है. यही काम ब्रिटिशर्स ने आकर भी किया है इधर. ऑब्वियसली उनका इंटेंशन टोटल एक्सप्लॉयटेशन, राइट. लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक्सटेंसिव लैंड सर्वेज वगैरह की कोशिश पूरी की थी, ठीक है. तो कोलाज वाज कल्टीवेटेड, दिस इज द लैंड विच इज कल्टीवेटेड एवरी ईयर, राइट. देन द नेक्स्ट इज पराती. This is once in 2 years, right? And you will leave it fallow for some time. Right. Next is chachar.
सो वंस इन 3-4 years। तो चार चार ऐसे याद रख सकते हो। राइट, द नेक्स्ट वन इज बंजर। बंजर ऑफ कोर्स आप हिंदी से भी समझ सकते हो कि greater than 5 years में एक बार इसको कभी कहेंगे तो बंजर जमीन है, उसको भाई ज्यादा हम कंसिडरेशन में नहीं ले सकते। ठीक है। द नेक्स्ट इज मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम आपका सही तरीके से डिस्कस्ड है इन द एनसीईआरटी, तो इसको वहीं पर देख लेंगे। राइट। सो ये सब कुछ चीजें थी which we needed to discuss regarding the Mughal Empire, right? As far as the Navratnas of Akbar are concerned, कौन-कौन से थे वो नवरत्न? First was Abul Fazl. He wrote Ain Akbari and Akbarnama. Like the next one was Faizi. He was his brother. ठीक है. Plus he translated Leelavati into Persian, and also Mahabharat into Persian was translated under his supervision. And that does not mean he translated, but overall supervision in. Third one is, ये नाम बस देख लो याद रह जाएंगे, right? फकीर अजीउद्दीन. फोर्थ वन इज तानसेन. तानसेन के रिगार्डिंग यूपीएससी सवाल पूछ चुका है. टाइटल ऑफ तानसेन का टाइटल जो है वो राजा ऑफ ग्वालियर, वहां से उनको मिला था, ना कि अकबर ने नहीं दिया था। राइट। अकबर ने इनको टाइटल दिया था मियां, मियां तानसेन। राइट, सो मियां टाइटल वाज गिवन टू हिम बाय अकबर। राइट, देन द नेक्स्ट वन वाज राजा बिरबल. देन सिक्स्थ वन वाज राजा टोडरमल. So these were the 9 Navratnas. राजा मानसिंह. सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, वो वाली चीज, सॉरी, बैटल ऑफ हल्दीघाटी में राजा मानसिंह वाज अ ट्रस्टेड जनरल देन. राइट, देन अब्दुल रहीम. Ninth one was Mirza Aziz Coke. Right, important ones in this are Abul Fazl, Faizi, Tansen, Todarmal, Birbal, Mansingh. ये सब important हैं. Right. So these are the discussions we needed to have before we begin our NCERT chapter of Mughals. ठीक है, उसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं है, इसलिए for an overall understanding, that does not mean this is a complete understanding, क्योंकि उसके लिए आपको अपना रेफरेंस सोर्स रेफर करना ही पड़ेगा, प्लस ऑब्वियसली थीम 2 में इसके रिगार्डिंग और डिस्कशन होगी. बट फॉर एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, सो दैट द चैप्टर मेक्स सम सेंस टू यू, इसको डिस्कस करना जरूरी है. राइट, सो नाउ विल बी डिस्कसिंग जो एनसीईआरटी वाला हमारा चैप्टर है. राइट, सी ruling a large territory with such diversity of people was an extremely difficult task, quite in contrast to the predecessors, यानी कि दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं. Mughals created an empire and accomplished what earlier was possible only for a short period. मतलब है कि औरंगजेब के टाइम पर इवन असम तक इनका एम्पायर चला गया था. कश्मीर एंड ऑनवर्ड्स टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस तक इनके एम्पायर को लेकर चले गए थे अकबर. अकबर ने गुजरात प्लस राजपूत प्लस उधर गोंडवाना, नीचे मालवा, इनके ऊपर कंसोलिडेशन कर लिया. औरंगजेब के टाइम पर डेक्कन गॉट
Deccan got finished. Further towards south भी औरंगजेब का कंसोलिडेशन हो गया था when he came into conflict with Marathas. ठीक है, तो ये कहना है कि इतना बड़ा एम्पायर पहले सिर्फ कभी कभी छोटे छोटे टाइम पे होता कि खिलजी ने जाके कर लिया, कुछ टाइम तुगलक ने कर लिया, लेकिन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एज लार्ज एज स्पैनिंग फ्रॉम लेट्स से 1526 टिल, अगर हम औरंगजेब का भी टाइम मान ले 707 1707, तो लगभग 200 साल तक ये चीज हुई। ठीक है, दैट वाज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फ्रॉम द latter half of the 16th century, that is 1550 onwards। ये वो लफली अकबर का टाइम आ गया। They expanded the kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all of the subcontinent। They imposed structures of administration, यहाँ पर हम बात करेंगे लैंड एडमिनिस्ट्रेशन की, मनसबदारी की, जागीरदारी की, ठीक है, इन सब चीजों की। एंड द आइडियाज ऑफ गवर्नेंस दैट आउट लास्टेड देयर रूल लिविंग अ पॉलिटिकल लेगेसी। हमें पता है कि उसके बाद भी वो चीज कंटिन्यू होती है, ब्रिटिशर्स कंटिन्यू, बट ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स changed it in various ways, right? रेड फोर्ट की बात की जा रही है कि दैट वाज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ मुगल एम्पायर्स। हु वर द मुगल्स? दिस इज कि जब हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि बाबर की लड़ाई है, तो बाबर था कौन? द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स of two great lineages of rulers. From the mother side, they identified themselves with the descendants of Changiz Khan. ठीक है, चंगेज खान जो इल्तुतमिश के टाइम लगभग आया था। फ्रॉम द फादर साइड, दे आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स विद सक्सेसर्स ऑफ तिमूर। इनके डिसेंडेंट जो है, दे डिसेंडेड फ्रॉम तिमूर्स, राइट, द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। ठीक है, however, जो मुगल्स थे, दे वर मोर कंफर्टेबल इन आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स कि भाई हम तिमूर के वंशज हैं, रादर देन सेइंग कि भाई हम चंगेज खान के वंशज हैं। उसका कारण ये था, नंबर वन, चंगेज खान वाज एसोसिएटेड विद मैसेकेयर। ठीक है, उनकी चंगेज खान का जब भी आप नाम सोचोगे आपको ऐसे याद आएगा कि ही हैड अ वेरी टेरिबल ब्लडशेड इन इंडिया। ठीक है, प्लस अदर्स, अदर, अब हम तो सोच रहे हैं मुगल एम्पायर इधर, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो आगे इधर बैठ के इंडिया में ही करना है। ऑब्वियसली इंडिया में दे फाइनली फाउंड अ प्लेस, ठीक है, लेकिन नॉट ओनली इन इंडिया, राइट, कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान ऑनवर्ड्स इनटू सेंट्रल एशिया एंड ऑल दोस एरिया, ये सब इनकी लड़ाइयां चली रही, राइट। हाउएवर द मुगल्स डिड नॉट लाइक themselves to be called as Mughal or Mongol. Why? Because Genghis Khan memory was associated with massacre of innumerable people. It was also linked with Uzbeks, their Mongol competitors. Mughals were proud of their Timurid dynasty. Timur, ये 1398 में जो आया था, ठीक है, not least over because the great ancestor had captured Delhi in 1398. I told you यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था, तिमूर इन्वेडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, तो हमने डिस्कशन भी किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक लगभग लगभग उससे 40-50 साल पहले जा चुका था, राइट। दे सेलिब्रेटेड द जीनियोलॉजी पिक्टोरियली, ठीक है, मतलब कि इनकी पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती थी कि ये बैठे हैं अकबर, ये बैठे हैं हुमायूं, यहाँ पर बैठे हैं बाबर, यहाँ पर बैठे हैं फिर जहांगीर, देन शाहजहां, एंड उनके पीछे वाले भी, राइट। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर सक्सीडेड टू थ्रोन ऑफ फरगना, ये अफगानिस्तान की जगह, इन 1494। He was forced to leave his ancestral throne due to invasion of another Mongol group, the Uzbeks, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। After years of wandering, he seized काबुल, बट काबुल में दिक्कतें आई। काबुल की इनकम जो थी, इट वाज नॉट पॉसिबल कि बाबर उस पर सस्टेन कर जाए। इधर से दौलत खान लोधी ने इनवाइट कर लिया, बाबर को भी लग रहा था भी इंडिया में अच्छी खासी दौलत पड़ी है, ठीक है, तो Babur came into India. First Battle of Panipat happened. Babur won. In 1526, he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at Panipat and captured Delhi and Agra. Right? ये देखो, cannons were an important addition in 16th century warfare. Babur used them effectively in the First Battle of Panipat. ठीक है, तो याद रखना कि कैनन्स का बाबर ने यूज किया था, बाबर ने गन पाउडर का यूज किया था, बट गन पाउडर का यूज बाबर ने किया था, इसका मतलब ये नहीं गन पाउडर इन्वेंट बाबर ने किया या बाबर के टाइम पे हुआ, बट हाँ बाबर ने उसको
इफेक्टिवली यूज किया था अपनी लड़ाइयों में, ठीक है, यूपीएससी सवाल पूछ चुके हैं। मिलिट्री कैंपेन्स अकबर एंड औरंगजेब, आई टोल्ड यू, देखो गुजरात में, मालवा में, बंगाल में, गोंडवाना में, उड़ीसा में, बीजापुर में, गोलकोंडा में, ये सब जो हुए हैं, दीज वंस, ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है, ये ये राइट, ऑल दीज वर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, एंड दीज इन द डेक्कन दे वर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब। इफ पॉसिबल ट्राई एंड रिमेम्बर एन अप्रोक्सीमेट ईयर, खासकर अकबर वाले सालों को जरूर याद रखना कि अकबर कौन से टाइम पर उसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स रही, कौन से साल में कहाँ, एज वेल एज कौन से साल में अकबर हैड एस्टैब्लिश फतेहपुर सीकरी, कौन से साल में अकबर हैड एस्टैब्लिश दिस इबादत खाना, ठीक है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कुछ ईयर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए थोड़े से, राइट। मुगल्स ट्रेडिशन जैसे आज के टाइम में है कि बाप के बाद बेटे को जाएगी, लेकिन इस टाइप का कुछ था नहीं। तो वहां पर क्या होता था, मुगल्स के टाइम पर डिवीजन होता था। जैसे हमने देखा कि शाहजहां के बाद उसके चार बेटे थे, दारा शिकोह, औरंगजेब एंड अदर टू, ठीक है। वहां पर फिर फाइट हुई बिटवीन दारा शिकोह एंड औरंगजेब, एंड फाइनली थ्रू द बैटल ऑफ धर्मत एंड देवराई हमें पता चला कि भाई औरंगजेब हैड, राइट। सो मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन रूल ऑफ primogeniture, where the eldest son inherited. Instead, they followed proportionary inheritance or a division of inheritance amongst all sons. Right, Mughal relations with other rulers. I told you that they maintained very good rulers with Rajputs, especially under the time of अकबर। हाँ, औरंगजेब के टाइम पर ये रिलेशंस खराब हो गए थे, क्योंकि औरंगजेब की फिलॉसफी कुछ और थी, एंड when औरंगजेब इसी कारण से औरंगजेब had suffered various rebellions, प्लस औरंगजेब जब सफर किया तो उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया, एंड जो एनिमी था उसको मदद की गई, ठीक है। यही चीज मराठास के साथ भी हुई। मराठास ने भी दूसरों को बहुत परेशान किया, तो मराठास की मदद के लिए भी तब कोई नहीं आया, राइट। एंड यू कैन सी कि हैड any of the regional powers helped either Mughals or Marathas, ठीक है, probably entry of British into India would have been relatively difficult, and यही चीज साउथ इंडिया में भी रिपीट होती है, ठीक है, बंगाल में भी हमें पता चलता है। एंड जिसको हम कहते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बहुत अच्छी थी। डिवाइड एंड रूल तो अच्छी थी ऑब्वियसली, लेकिन आपने डिवाइड होने का मौका दिया उनको, राइट। खुद आप डिवाइड होते चले गए, इसका मौका आपने खुद ही ब्रिटिशर्स को दिया, राइट। द मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, but as the Mughals became powerful, many other rulers also joined them voluntarily. The Rajputs are a good example of this. Many of them married their daughters and received high positions, and many resisted as well. जो resisted थे इसमें mainly मेवाड़ का नाम बार बार आता है, राणा संग ऑफ मेवाड़, राइट। मदर ऑफ जहांगीर यानी कि अकबर की वाइफ, ठीक है, वॉज द डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ अम्बेर, जयपुर के पास की छोटी सी सिटी, ठीक है, मतलब अम्बेर जयपुर यू कैन कंसिडर, यहाँ पर फोर्ट ऑफ आमेर है, ठीक है। द मदर ऑफ शाहजहां यानी कि वाइफ ऑफ जहांगीर, ठीक है, वॉज द डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़, जोधपुर वाला एरिया, राइट। द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़, यहाँ पर आपको यूपीएससी बड़े इजी कंफ्यूज कर सकता है कि सिसोदिया राजपूत वर एसोसिएटेड विद मारवाड़, ठीक है, और अंबेर। तो आपको यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि भाई एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ये। यहाँ पर वी कैन नॉट टेक एनी रिस्क, ठीक है। रिफ्यूज टू, और चाहे थीम वन हो, चाहे थीम टू हो, चाहे सिक्स एनसीईआरटी हो, चाहे सेवंथ एनसीईआरटी हो, इन चार एनसीईआरटी से यूपीएससी ने रिपीटेडली सवाल पूछे, राइट। अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज में से आप काउंट करोगे इन चार एनसीईआरटीज को। Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals. Their lands were given back to them. That I told you ना कि एक बार इनके ऊपर कंट्रोल आ गया, फिर उनको बड़ी इज्जत से ट्रीट किया जाता। The careful balance between defeating but not humiliating enabled the Mughals to extend their influence, and majorly this was under Akbar, then Jahangir, and then Shah Jahan, right? But it was difficult to keep this balance all the time, which is basically the time of Aurangzeb.
Then here they're discussing Mansabdar and Jagirdars. मनसबदारी सिस्टम वॉज कि जो भी सिविल मिलिट्री सिस्टम था ड्यूरिंग द मुगल्स, उसके लिए नाम दिया गया, द नेम फॉर दैट हैज बीन मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था कि यू जो हाई ऑफिसेज होल्ड करने के लिए, ठीक है, यू अपॉइंटेड वेरियस पीपल एंड यू सेड कि भाई आप जाओ दूसरे एरियाज में, आप कंट्रोल करो, ठीक है, वहां पर आपको सोल्जर्स रखने हैं और ये सब करना है, ठीक है। तो एज द एम्पायर एक्सपैंडेड, मुगल्स रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल फ्रॉम a small nucleus of Turkish nobles, Turanis. They expanded to include Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajputs and Marathas. So you can see कि भाई एक बड़ी ही टॉलरेंट एंड अकोमोडेटिव पॉलिसी थी मुगल्स की टुवर्ड्स कि भाई कौन इनकी मनसबदारी नोबिलिटी में होगा, राइट। Those who joined the Mughal service were enrolled as mansabdars. The term mansabdar refers to an individual who holds a mansab, meaning a position or a rank. So in Mansabdar, Mansab means a position or a rank. It was a grading system. ये लेवल 1 का मनसबदार, ये लेवल 2 का मनसबदार, ये लेवल 3 का मनसबदार, ये लेवल 4 का मनसबदार, ठीक है। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुगल्स टू फिक्स, इससे क्या क्या फिक्स करते थे वो, रैंक, आपकी क्या सैलरी होगी और आपकी क्या मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो आपकी जितनी रैंक होगी उतनी ही ज्यादा आपकी सैलरी होगी एंड उतनी ही ज्यादा आपकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी एंड उतने ही ज्यादा आप एम्परर की नजर में इंपॉर्टेंट होगे। Rank and salary were determined by a numerical value called zat. Rank and salary, इसको हम कैसे डिटरमिन करते थे, जत। The higher the zat, the more prestigious was a noble's position in the court and the larger his salary. मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप फिक्स करते थे सवार से। मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज required him to maintain a specified number of सवार और कैवलरीमैन, ठीक है, इतने जो है घुड़सवार वाले लोग आपको रखने पड़ेंगे। The Mansabdar brought his cavalrymen for review, got them registered, their horses branded, and received money to pay them as salary, ठीक है। तो सैलरी भी मिल जाती थी, कभी कभी इनको लैंड एलोकेट कर देते थे, ठीक है, जिनको मतलब अगर जागीर से एलोकेट कर दिए तो उनके कह देते थे जागीर मनसबदार, ठीक है। तो मनसबदार हु वर गिवन जागीर्स, यू कैन यू कैन कॉल देम एज जागीर मनसबदार, ठीक है, अदरवाइज सैलरी वगैरह भी दे देते थे। मनसबदार received their salaries as revenue assignments called jagirs, which was somewhat like the इक्ताज, इक्तादारी सिस्टम, मुक्तीज और इन सब की बात की थी, ठीक है। verbatim एक एक लाइन about the iqtadari mentioned in the previous chapter and the mansabdari system mentioned in this chapter, ये आपको ध्यान में रखिए। but unlike muktis, muktis मतलब the iqtadaris, ठीक है, most mansabdars did not actually reside in or administer their jagirs, whereas iqtadars में ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी मुक्तीज की कि वो उसी इक्ता में रहेंगे एंड वहां पर वो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, ठीक है। बट इन मनसबदार दिस वाज नॉट द केस, दे ओनली हैड द राइट टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स। जो रेवेन्यू मिलेगा वहां से वो कलेक्ट कर लेंगे और उसके लिए उन्होंने बंदे लगा रखे हैं, which was collected for them by their servants, while the mansabdars themselves served in some other part of the country. आज अकबर जी ने कह दिया उधर सर्व करो तो उधर चले जाएंगे, आज उन्होंने कह दिया उधर सर्व करो तो उधर चले जाएंगे, ठीक है। बट हाँ, on behalf of that mansabdar, and that mansabdar on behalf of Akbar, let's say, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई एंड दिस होल mansab थिंग इज डिवाइडेड इनटू रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। इन Akbar's reign these jagirs were carefully assessed, ठीक है, तभी उनका सक्सेसफुल था सारा दिस सिस्टम, सो दैट रेवेन्यू वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार। मान लो इतने नंबर ऑफ कैलरी मेंटेन करने के लिए अ मनसबदार रिक्वायर नीड्स टू बी पेड 2000 रुपीज। तो कुछ इस तरीके से असेसमेंट किया जाता था कि इतना जागीर इन्हें दो, ठीक है, कि
वहां से 2,000 का ही रेवेन्यू है, लेकिन आप समझिए कभी हो सकता है वहां से 3,000 का हो जाएगा, कभी 1,000 का हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इनका सिस्टम चलता रहता है। इन औरंगजेब रेन दिस वाज नो लॉन्गर द केस, जो मैंने अभी चीज बनाई, एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस। there was also a huge increase in the number of mansabdar. Obviously, जब आप when your system is getting fragmented, ठीक है, plus when the central control on the nobility is getting weakened, तो number of mansabdars would increase, which meant a long wait before they received the jagir. And आप धीरे धीरे देख पा रहे होंगे कि this is somewhere we are moving towards a system of instability, right? These and other factors created a shortage in the number of jagirs. As a result, many jagirdars tried to extract as much as revenue possible when they had a jagir. Aurangzeb was unable to control these developments and therefore peasantry suffered tremendously. Right? अब क्या होगा, वहां पे आपने एक मनसबदार बिठा दिया, उसको कहा भाई ये तुम्हारा एरिया है, लेकिन उसका रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना इतना मुश्किल हो रहा है वहां से। राइट, अब मुश्किल हो रहा है, उसका कारण ये है कि earlier he was one amongst the 100 mansabdars, ठीक है, who had a considerable portion of Jagir under him. Now he is amongst 1 by 10,000 mansabdars, and he has a very small amount of Jagir relatively compared to the earlier time. He has small amount of Jagir with him. तो अगर उसको प्रॉफिट या फिर अपनी सैलरी उतनी बराबर रखनी है, तो व्हाट ही विल डू, will obviously try to extract as much as possible the revenue through peasants, and इस कारण से peasantry suffered tremendously. Right. The next one is, ये बात की है इन्होंने जब्ती सिस्टम, बंदोबस्ती सिस्टम, जो मैंने अभी बात की थी अंडर राजा तोडरमल. The main source of revenue was tax on the produce. Peasants paid taxes through the rural elites called the zamindars. ठीक है, they also had some sort of military powers. ठीक है, मतलब लोकल पुलिस वाली पावर भी होती थी. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है याद रखना. They were the local headmen or powerful chieftains. Akbar's revenue minister, one of the Navratnas of Akbar, Todarmal, carried out a careful survey of crop yields. ये दहसाला सिस्टम आपको बताया था. ठीक है, on the basis of this data, tax was fixed on each crop in cash. Each province divided into revenue circles. मैंने बताया था assessments के लिए revenue circles भी बनाए गए with schedule of revenue rates for individual crops. The system was known as Zabt system. It was prevalent in those areas where Mughal administrators could survey the land and keep very careful accounts. This was not possible in provinces like Gujarat and Bengal. Obviously, हर जो चीज है, और खासकर इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज जहां पर आपको प्रॉपर सर्वे करना पड़ेगा, सर्वे करने के बाद असेसमेंट करना पड़ेगा, असेसमेंट के बाद यू वुड हैव टू फिक्स इन द असेसमेंट सर्कल्स, देन और ज्यादा उसमें कि 10 ईयर पीरियड पे करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है. ठीक है, दिस वुड नॉट बी पॉसिबल एवरीवेयर. राइट. In some areas, zamindars exercised a great deal of power. Obviously, हर एरिया में मुगल अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं हो सकता. जैसे आप नॉर्मली आप देख लो, आज की भी अगर हम बात करें, तो ऑब्वियसली वी हैव एक सेंट्रल कंट्रोल है, एक जगह स्टेट कंट्रोल है, लेकिन हम कहते हैं ना भाई उस विलेज में तो उसकी ही चलती है. ठीक है, वहां पे किसी का राज नहीं चलता. ऑब्वियसली दिस थिंग इज रॉन्ग, बट कोई एरियाज वहां पर होंगे जहां पर सेंट्रल कंट्रोल से ज्यादा वहां का लोकल बंदा ज्यादा पावरफुल है. ठीक है, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव देम टू रिबेलियन. टू मतलब देम मींस जमींदार्स. Sometimes zamindars and peasants of the same caste allied in rebelling against the Mughal authority. These peasant revolts challenged the stability of the Mughal Empire from the end of 17th century. वही जाट, सतनामीज और इन सब की बात हो रही है, जो कि मेजरली जिन्होंने अकबर औरंगजेब के टाइम पे चैलेंज करना शुरू किया. Now here they are discussing about Akbarnama and Akbari. Akbar ordered one of his Navratans, Abul Faisal, to write a history of his reign. He wrote 3 volumes. Third wala ko bola gaya Akbari. The first volume was about Akbar's ancestors. Second was about Akbar's reign. The third volume is called Akbari, which talks about administration, household, army, revenues, geography of his empire.
provides the rich details about the traditions and cultures of the people living in India. The most interesting aspect about NA Akbari is the rich statistical details about things as diverse as crop yield, prices, wages, and revenue. इन सब की इंफॉर्मेशन थी उसमें, right? NA Akbari. Noor Jahan's influence in Jahangir court. Meherunisa married the Emperor Jahangir. Meherunisa married नूरजहां मेहरुनिसा एक ही है, ठीक है. मैरिड जहांगीर इन 1611, रिसीव्ड द टाइटल नूरजहां, ठीक है. ये बताया गया कि भी नूरजहां का बहुत इन्फ्लुएंस था इन टर्म्स ऑफ कि भी जहांगीर ने क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा. एंड ऑल्सो ऑन द कॉइन्स यू कुड फाइंड द इमेज ऑफ नूरजहां. जहांगीर struck silver coins bearing his own title on one side, and on the other side it was written Queen Begum Nurjahan, राइट. तो फरमान ऑफ नूरजहां चलता था, ठीक है. इससे काफी लोग परेशान भी थे. एंड नूरजहां की जो फैमिली थी, उस साइड के बहुत लोग नूरजहां ने जहांगीर के एडमिनिस्ट्रेशन में लगवाए थे, राइट. अब उनके भाई, उनके पापा और वो सब, ठीक है, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. तो फरमान किससे एसोसिएटेड है? नूरजहां, ठीक है. अकबर की पॉलिसी थी सुले कुल, ठीक है, इबादत खाना, which was the center which established for discussion among various religious scholars, ठीक है. And I'm forgetting about the name of the religion. Hmm. The name of the religion, दीन इलाही, राइट. दीन इलाही एस्टैब्लिश किया था अकबर ने, ठीक है. और उसी का वन ऑफ द पार्ट वाज सुले कुल, ठीक है. दैट मीन्स पीस टू ऑल. Room for all classes and the followers of all creeds, room for all professors of opposing religions, ठीक है. तो भाई टॉलरेंस की बात की जा रही है, एंड इट मींस यूनिवर्सल पीस. देन दे आर टॉकिंग अबाउट कि ठीक है, हमने जब बड़ी बड़ी बातें कर ली हैं तो ऐसा नहीं कि सब कुछ ही सही, राइट. वी ऑल्सो see the apparel at the state of poverty, the inequalities were glaring. Highest ranking Mansabdars were only 445, which was merely 5.6%. यानी कि मैक्सिमम जो रेवेन्यू है, मैक्सिमम जो सैलरीज है, मैक्सिमम जो पावर है, दैट वुड बी विद द 5% ऑफ द Mansabdars. द 95% will not have this much power, right? तो inequality काफी ज्यादा थी. The Mughal emperors and their Mansabdars spent a great deal of their income on salaries and goods. This this expenditure benefited the artisans and peasantry. Obviously, जब सैलरी स्पेंड करोगे तो इनको काम और रोजगार मिलेगा, बट ये यही बात की जा रही है. द poorest suffered from hand to mouth and could hardly consider investing in additional resources. Right? The wealthier peasantry profited. The enormous wealth and resources by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people. ये nobility की बात की जा रही है. As the authority of the Mughal emperor slowly declined, it is talking towards the time of late reign of Aurangzeb as well as the later Mughals. Okay. These, this section of nobility, this section of elite people, these servants emerged as powerful centers of power. Let's say Awadh. अवध में भी तो यही हुआ था, सादत खान, ठीक है. बंगाल, मुर्शीद कुली खान, ठीक है. हैदराबाद, असफ असफ अली जा, असफ जहा अली, ठीक है. तो ये क्या थे पहले? ये दीज वर वन ऑफ द, यू कैन से द सूबेदार, ठीक है. इनको सूबेदार बनाकर भेजा जाता था, राइट. लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, राइट. दे कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज लाइक हैदराबाद, अवध, बंगाल एज वेल. ऑल्दो दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द मुगल एम्परर इन दिल्ली एज देयर मास्टर, कि भगवान आप साहब आप ही हो, ठीक है. लेकिन धीरे धीरे इंडिपेंडेंट कर लिया, राइट. आई वुड से अ वेरी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी. By the 18th century, the provinces of the empire had consolidated themselves as independent political identities. Right? तो इसका डिस्कशन लास्ट चैप्टर में भी. Right? So here we discuss the basics, the important details about the Mughal Empire as well as कि NCERT में उसके regarding क्या क्या information. Right?
यहाँ तक जो चीजें हैं वो स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है इन मिडिवल इंडिया, खासकर जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स थे उसके एसोसिएटेड मुगल अर्ली मिडिवल, जो हमने क्रोनोलॉजी डिस्कस की थी, वो स्टूडेंट्स को नहीं समझ आती या फिर वो उसे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। प्लस आई हैव गिवन यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट chronological details and other details of Delhi Sultanate as well as the Mughal dynasty. ठीक है, this will help you to read your reference sources in a much better manner, right? So we are done with the Mughal dynasty as well.